Hello students, welcome in the physics class. So today we will start with the new unit and new chapter. So this is unit number 3rd. And chapter number 4. Moving charges and magnetism. इसकी बात करेंगे हम लोग. Moving charges and magnetism. अभी तक हम लोगों ने बात की थी चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग चार्जेस इन मोशन. ठीक है, चार्जेस इन मोशन भी हम लोगों ने किया था. करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने किया था, तो करंट के इफेक्ट पड़े थे हम लोगों ने, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट. लेकिन अब बात करेंगे इसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से. यहां पर देखो हमारे पास ओस्टेड वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट. आप लोगों ने 10th क्लास में स्टडी किया है कि दैट व्हेन एवर द करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज डेवलप्ड अराउंड द कंडक्टर. जब भी किसी भी कंडक्टर के अराउंड किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट पास किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, अब करंट क्या है आपके पास? दैट इज अ मोशन ऑफ द चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. इट मींस दैट अ मूविंग चार्ज दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. Charge in motion that produces a magnetic field. It means that a moving charge that is a source of electric as well as a magnetic field. दोनों का सोर्स हो गया आपके पास किस किस का? That is of electric as well as a magnetic field. So the phenomenon of this one, that is a production of the magnetism from the इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो ओस्टर was the first to observe the magnetic effect of electric current. सबसे पहले किसने किया था? ओस्टेड ने किया था. इसने किया था सबसे पहले ऑब्जर्व. तो आप लोगों ने 10th क्लास में किया होगा कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट पास किया जाता है, जो कंपास नीडल है आपके पास, मैग्नेटिक कंपास जो आता है, उसकी नीडल जो है मैग्नेटिक नीडल दैट गेट डिफ्लेक्टेड, जो उसके पास में पड़ी हुई है, दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड. सो इट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर. तो यहां पर हमारे पास एक एम्पियर स्विमिंग रूल दिया गया है, जिसमें क्या है कि अगर मान लो हमारे पास ये एक बैटरी मैंने दे दी, यहां पर मैंने लगा दिया एक रिहोस्टेट इस तरीके से, और ये मेरे पास आ गया कंडक्टर. ये की मैंने लगा दी और इसको कर दिया क्लोज. दिस इज ए, दिस वन इज बी. ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड. करंट आपके पास फ्लो करेगा ए टू बी इस तरीके से. ये मैग्नेटिक नीडल मैंने यहाँ पर रखी हुई है. दिस वन इज द नीडल, मैग्नेटिक नीडल, जो कि इसके पास में रखी हुई है इस तरीके से. दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, दिस इज साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस वन वायर that is from the south to north direction, then the north pole that gets reflected towards the west. मतलब आपके पास ये जो पोल है ये किस साइड को रिफ्लेक्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स द वेस्ट. इस तरीके से आपके पास रिफ्लेक्शन आ जाएगी. ये
तो ये डिफ्लेक्शन हो गई इस साइड को, और ये साउथ पोल की डिफ्लेक्शन आ गई किस साइड को आपके पास है, इस साइड। सॉरी, दिस वन इज द डिफ्लेक्शन। ये यहाँ से दिस वन, और ये ऐसे इस तरीके से इट गेट्स डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। इस तरीके से आपके पास डिफ्लेक्टेड हो गया। तो इसमें क्या बोला गया कि दैट if a swimmer, that is if a man is swimming from, that is south to north, such that its head turns in the direction of the needle, in the direction of the needle, उसकी डायरेक्शन में आपके पास हेड जो है वो टर्न कर जाए, such that the current that enters from his feet and leaves his head, करंट जो है उसके फीट से एंटर करता है और हेड से क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। देन the deflection of the north end of the needle is towards the left of his left hand of the swimmer, किस साइड को आएगी, towards the left hand of the swimmer। it means ये जो आपके पास नॉर्थ पोल है वो किसके, उसके लेफ्ट की तरफ को क्या करेगा, टर्न करेगा। तो इस रूल को जाना जाता है किस रूल से, दैट इज अ स्नो रूल से। स्नो रूल से इसको एम्पियर्स स्विमिंग रूल के नाम से भी जाना जाता है और स्नो रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्नो रूल का मतलब क्या हो गया, दैट इज करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। करंट आ गया हमारे पास कहां से, करंट कहां से आ गया, दैट इज साउथ टू नॉर्थ, एंड द डिफ्लेक्शन इन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, जो डिफ्लेक्शन है हमारे पास किसमें, नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल, जो आपके पास कंपास नीडल है, इज टूवर्ड्स वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। तो ये हमारे पास स्नो रूल हो गया, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द डिफ्लेक्शन इन द नीडल टूवर्ड्स द वेस्ट। अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये जो आपके पास डिफ्लेक्शन है इन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, दैट इज टुवर्ड्स द ईस्ट, किस साइड को आएगी, ईस्ट की तरफ को आ जाएगी। इट मींस दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो कि यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, दैट इज अ रिवर्स्ड, वो क्या हो जाएगी आपके पास, रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भाई हम लोगों ने कुल मिलाकर के ये कंक्लूड किया कि दैट व्हेनेवर द करंट इज पास थ्रू एनी कंडक्टर, देन व्हाट हैपेंस दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इट मींस दैट अ करंट दैट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, सो दिस इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, इट इज नोन एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे किसकी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे हम लोगों ने बात की थी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे ही हमारे पास आ जाती है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड या तो आपके पास हो परमानेंट मैग्नेट, तो हमारे पास बात बनी, या फिर हमारे पास क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर। परमानेंट मैग्नेट तो आप लोगों ने देख रखा है बेटा, परमानेंट मैग्नेट के चारों तरफ का स्पेस, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का स्पेस, उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है। ठीक है, असली काम हमारे पास स्टार्ट होता है अब। सो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है, सो इट इज द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और a magnet in which the magnetic effect is felt, उसको बोल दिया हम लोगों ने क्या, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज अ
मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ भी आएगी कहीं ना कहीं। सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज नोन एज अ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point is called magnetic induction, or magnetic flux density, magnetic flux density। इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय बी, बी से डिनोट करेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट किया था, जो कि स्ट्रेंथ किसकी डिनोट कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन किसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिनोट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये क्या है आपके पास, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई आपके पास है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब क्योंकि हमने बात की, इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे या इसको डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये होती क्या है, तो उससे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा दैट इज अ फोर्स ऑन अ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने बात की कि भाई आपके पास क्या है कि कोई एक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अ मूविंग चार्ज, क्योंकि करंट किसकी वजह से आया, मूविंग चार्ज की वजह से, तो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। इट मींस जब चार्ज मोशन में आ गया तो उसके चारों तरफ क्या हो गया आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। इट मींस दैट द मूविंग चार्ज दैट इज द सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एज वेल एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इट मींस दैट the moving charge that is the source of both electric and a magnetic field. So it means that a charge in motion in the magnetic field that experience a force due to its own magnetic field and the magnetic field applied, जो applied हम लोग ने magnetic field की, और एक इसकी अपने मोशन की वजह से जो magnetic field आएगी उसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, due to which it gets deflected in the magnetic field। तो हम लोग यहां पर एक्सप्रेशन निकालेंगे बेटा किसके लिए, दैट इज अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, तो इसकी बात करेंगे हम लोग। एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। So force on a charge moving in a magnetic field मान लो हमारे पास लेट पॉजिटिव चार्ज क्यू मैंने मान लिया इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B with velocity v. Let
थीटा बी द एंगल बिटवीन V एंड B, इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया? थीटा। भाई B के साथ कितना एंगल बना रही है इसकी वेलोसिटी? थीटा बना रही है। तो मान लो आपके पास ये मैंने मान लिया इस तरीके से, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस मान ली, और ये मान ली मैंने z एक्सिस, दिस वन इज z एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा इसको ले लो परपेंडिकुलर। हमारे पास मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है इस डायरेक्शन में B। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आपके पास ये प्लस Q आपके पास एंटर कर गया वेलोसिटी V के साथ इसमें, जो कि कितना एंगल बना रही है? थीटा बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ B। इसको कंपोनेंट में तोड़ दूं मैं, तो इस साइड को आ गया V cos थीटा और इस साइड को कंपोनेंट आ गया V sin थीटा। ठीक है, अब चूंकि मूविंग चार्ज दैट इज आल्सो द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने अप्लाई की हुई है, तो इस चार्ज की अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से द चार्ज दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड, मतलब इसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सो द चार्ज Q experience a force F, ठीक है, the magnitude of F is, the magnitude, ये जो है आपके पास of F is, पहली बात, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। जितना ज्यादा चार्ज Q होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा क्या होगा? फोर्स आपके पास आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। इट मीन्स F is directly proportional to Q. Number 2, proportional to the component of velocity perpendicular to the direction of the magnetic field. ठीक है, proportional to component of velocity perpendicular टू B, जो कि B के परपेंडिकुलर। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है? दैट इज V sin थीटा। इट मींस दैट दिस फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा। थर्ड वन, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ B। जितनी ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा क्या आएगा? फोर्स आएगा। सो प्रोपोर्शनल टू magnitude of B. It means F is directly proportional to B. अब अगर तीनों को मैं मिला दूं तो हमारे पास क्या गया? F is directly proportional to Q V sin theta into B. It means F is directly proportional to Q V B sin of theta. मैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊं यहां पर तो मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट आपके पास आ गया F इज इक्वल टू K Q V B साइन ऑफ थीटा। यहां पर K की वैल्यू आपके पास आती है 1, K इज इक्वल टू 1। सो दिस फोर्स दैट इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा। दिस वन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना है इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास।
अब क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, V दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, D दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ थीटा, so I can write down it in the form of the cross product. So this force in vector form F that is equal to Q into V cross B. So the direction of the force that is given by the cross product of V cross B and is directed by right hand thumb rule or right handed screw rule जो हम लोगों ने किया था. So इसमें क्या बोला जाता है कि that keep the thumb of the right hand erect such that the curvature of the fingers is from the first vector to the second vector. Curvature कहाँ से होनी चाहिए? First vector to the second vector. Then thumb will point towards the cross product of the two vectors. तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको इरेक्ट रख दिया और B से B की तरफ को फिंगर को इंसर्कल किया तो थंब किस साइड को आ रहा है? Z एक्सिस की तरफ को आ रहा है. इट मीन्स जो फोर्स है आपके पास वो क्या जाएगा? That will be along a positive Z direction. इस डायरेक्शन में आपके पास आएगा फोर्स. It means that this force F that is perpendicular to the plane containing V and B जाएगा आपके पास है. It is perpendicular to the plane containing V and B. इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा. तो ये रिलेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखना है. ये दोनों रिलेशन बेटा, ये और ये होगा. ठीक है. अब अगर मैं डायरेक्शन दूं यहां पर, जैसे मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर हम लोग बात करें किसकी, नेगेटिव चार्ज की बात कर लें यहां पर. ठीक है. दोनों चार्जेस की बात करते हैं हम लोग. एक तो पॉजिटिव लेंगे और एक कौन सा, नेगेटिव चार्ज हम लोग लेकर के चलते हैं. चलो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डायरेक्शन की बात कर रहे थे. ठीक है. तो मान लो जैसे हमारे पास ये प्लेन दे रखा है एक यहां, दिस वन इज अ प्लेन. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आपके पास ये दे रखी है. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. कोई पॉजिटिव चार्ज एंटर कर गया इस मैग्नेटिक फील्ड में विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा. इस तरीके से क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे. V से B की तरफ को फिंगर इंसर्ट कर दो. थंब किस साइड को आ रहा है, ऊपर की तरफ को आ रहा है. इट मींस दैट द फोर्स दैट विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड. सो F दैट इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B के बराबर आपके पास. लेकिन अगर यही चार्ज आपके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, फिर क्या होगा आपके पास, वो देख लेते हैं. अगर मान लो ये प्लेन है आपके पास, this one is plane, this one is magnetic field, ये नेगेटिव चार्ज ये एंटर कर गया आपके पास विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा. अब अगर मैं v क्रॉस b लगाऊं तो ऊपर की तरफ को आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है माइनस q इंटू वी क्रॉस b. इसका मतलब हम लोगों ने डायरेक्शन कर देनी है नीचे की तरफ को, क्योंकि वो आएगी किसकी, F इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस b. तो माइनस हो गया, इसका मतलब डायरेक्शन किस साइड को लेनी है बेटा आप लोगों ने, नीचे की तरफ को. जो डायरेक्शन आई है उसका क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है. F इज इक्वल टू माइनस q v क्रॉस b. सो फॉर द नेगेटिव चार्ज आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपोजिट कर देना है. ठीक है. सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट विल बी व्हाट, दैट इज वर्टिकल डाउनवर्ड. आएगी क्या, परपेंडिकुलर ही आपके पास आएगी डायरेक्शन. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन दे देंगे किसके, दैट इज ऑफ द फोर्स. फॉर द पॉजिटिव चार्ज सीधा डायरेक्टली हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए जस्ट क्या कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे हम लोग. ठीक है. इस तरीके से डायरेक्शन. अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ बी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है. तो अब हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होती है हमारे पास. तो लेट अस डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. दिस वन बी क्या होती है हमारे पास. ठीक है. सो डेफिनेशन ऑफ
this B, magnetic field induction B. So मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हमने किया क्या, फोर्स ऑन द चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा, यही आया हमारे पास। अगर मान लो हमारे पास क्या होता है, इफ दिस Q इज यूनिटी, V इज यूनिटी एंड साइन ऑफ थीटा दैट इज आल्सो यूनिटी, मतलब ये साइन ऑफ थीटा यूनिटी कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मींस दैट द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर। तो F किसके बराबर आ गया, देन दिस F इज इक्वल टू, अगर देखें हम लोग ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसका मतलब F इज इक्वल टू B। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन at a point in the magnetic field is equal to the force experienced by a unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of the magnetic field at that point. So magnetic field induction या magnetic induction at a point in the magnetic field is equal to the force experienced by unit charge moving with unit velocity perpendicular to the direction of magnetic field at that point। दैट पॉइंट कौन सा, जिसके ऊपर हम लोग ये क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारे पास ये है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट की बात कर लेंगे। हम लोग यूनिट भी तो डिफाइन करने हैं हम लोगों ने कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के यूनिट क्या आते हैं। सो यूनिट ऑफ बी, यूनिट निकाल लेते हैं बेटा इसके। सो यूनिट यूनिट की बात करें अगर हम लोग, तो ऐसा यूनिट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी इज Tesla, denoted by capital T, और Weber per meter square। ठीक है, दैट इज ऐसे डिनोट करेंगे, W कैपिटल W B मीटर पर मीटर स्क्वायर। ज्यादातर टेस्ला ही करेंगे, यहाँ पर ये फ्लक्स कहते हैं और ये आपके पास फ्लक्स डेंसिटी हो गया कुल मिला करके बात ये है। सो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोगों ने डिफाइन करनी है, तो हमें पता है कि दैट F इज इक्वल टू Q V B साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास हम लोगों ने फोर्स निकाला था।
तो यहां से मैं अगर b निकालूं तो किसके बराबर, f अपॉन क्यू वी साइन थीटा। अगर मान लो आपके पास व्हेन दिस वन दैट इज अ q is equal to 1 कूलम, v दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड दिस एफ इज इक्वल टू 1 मीटर। ये फोर्स आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1 न्यूटन। तो हमारे पास देन this B that is equal to 1 Tesla. So 1 Tesla is the magnetic field induction at a point when 1 coulomb of charge moving with the velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field induction at that point experience a force of 1 Newton. Experience a force of 1 Newton. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि that magnetic field induction, magnetic field induction at a point is 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of magnetic field experiences a force of 1 Newton at that point. ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितने हो गए, 1 टेस्ला। अब सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम लोग। जो सीजीएस यूनिट है किसके, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के। एसआई यूनिट की बात तो कर ली हम लोगों ने, सीजीएस यूनिट की बात करते हैं हम लोग। सीजीएस यूनिट बेटा इसके आते हैं गॉस। So CGS unit magnetic induction is Gauss, represented by कैपिटल G। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल G। एंड 1 गॉस दैट इज इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर -4 टेस्ला। ये ध्यान में रखना आप लोगों ने, रिलेशन कई बार यूज हो। अब बात करेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन गॉस एंड दिस वन दैट इज डायमेंशंस ऑफ दिस बी। बी के डायमेंशंस निकाल देते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। डायमेंशंस ऑफ बी, तो रिलेशन तो यहीं से यही यूज करेंगे हम लोग, बाकी चीजें हम लोग साइड में कर देते हैं। डायमेंशंस निकाल देते हैं।
चलो मिटा देते हैं सारा। हम लोग डायमेंशंस अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के निकालें तो यहीं से निकालेंगे। फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं इसको, डायमेंशंस ऑफ बी। तो बी हम लोगों ने देखो F इज इक्वल टू क्यू वी डी साइन ऑफ थीटा। सो बी दैट इज इक्वल टू F अपॉन क्यू वी साइन ऑफ थीटा के बराबर हमारे पास आ गया। तो बी फोर्स के मैं लिखूं तो M1 L1 T माइनस 2, चार्ज के लिखूं तो A1 T1 AT आपके पास आते हैं, और वेलोसिटी के L1 T माइनस 1 साइन थीटा पे नहीं है। L से L कैंसिल आउट, T से ये T कैंसिल आउट। तो हमारे पास B के जो डायमेंशंस हैं दैट इज M1 T माइनस 2 और A माइनस 1। ये हमारे पास बच गए डायमेंशंस। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस फोर्स से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। फोर्स ऑन अ चार्ज कई बार पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्पेशल केसेस हमें पता है दैट F इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। F इज इक्वल टू Q V D साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन the direction of velocity of the charge and a magnetic field induction. So पहला केस, if this theta is equal to 0 degree or 180 degree, then sin of theta is equal to 0। भाई साइन 0 पर भी 0 होता है और 180 के ऊपर भी 0 होता है। इट मीन्स then this force that is equal to 0. It means if a charge is moving in the direction of the magnetic field induction, magnetic field, or opposite to the direction of the magnetic field, then it experiences no force. इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। So the charge moving along the direction of magnetic field or opposite to the magnetic field experiences no force। नो फोर्स, कोई भी फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा। दिस फोर्स इज मिनिमम ऑन द मूविंग चार्ज। चार्ज मूव, जब चार्ज एक्चुअल में मूव कर रहा है आपके पास, ठीक है। दूसरी बात आपके पास, इफ v इज इक्वल टू 0, चार्ज रेस्ट में है, v 0 हो गया तो फोर्स ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 0। So a charge at rest in the magnetic field experiences no force. A charge at rest in the magnetic field experiences no force। कोई भी फोर्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो स्टैटिक चार्ज डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स लगता था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास स्टेशनरी चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। थर्ड वन, अगर मान लो आपके पास इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो साइन ऑफ थीटा कितना आ गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1 आता है। सो एफ इज इक्वल टू
QVB, ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। सो a charge moving perpendicular to the direction of the magnetic field experience maximum force. A charge moving perpendicular to the direction of magnetic field experiences maximum force, maximum force। अब यहां पर अगर हम लोगों ने फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हमारे पास रूल हो गया चेंज। देखो फोर्स तो V और B के परपेंडिकुलर ही आएगा, लेकिन यहां पर V और B भी दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो तीनों F, V and B, these are mutually perpendicular to each other. So now the direction of the force experienced by the charged particle that is given by Fleming's left hand rule. तो यहां पर direction of force is given by इसे Fleming's left hand rule of force is given by Fleming's left hand rule. लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या बोला गया आपके पास, देखते हैं इसमें क्या बोला गया। इफ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं, पॉइंट फिंगर भी बोलते हैं, पॉइंटेड फिंगर भी बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंड लिया हम लोगों ने बेटा, ये लेफ्ट हैंड, ठीक है। हमने कौन सी ली, फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर, मिडिल फिंगर भी इसको बोलते हैं, और थंब, ठीक है। इफ वी स्ट्रेच द first finger, central finger and thumb of the left hand mutually perpendicular to each other. तीनों के तीनों के आगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर आगे, mutually perpendicular to each other, such that the first finger or the forefinger points towards the direction of the magnetic field, central finger points towards the direction of the current or direction of motion of positive charge। ध्यान दें, यहां पर दो चीजें मैंने बोली, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ करंट। इट मींस इसको लेना है डायरेक्शन ऑफ करंट। नेगेटिव चार्ज है तो इसको किसकी तरफ लेना है, डायरेक्शन ऑफ करंट ही आप लोगों ने ध्यान में रखना है इसको, क्योंकि करंट आपके पास फ्लो करता है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उससे अपोजिट कर देना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। सो इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट, दैट इज अ magnetic field, central finger points in the direction of the current, then thumb will points in the direction of the force experienced by the charge। ये thumb किसकी तरफ को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। इस तरीके से हमारे पास ये क्या जाएगा, फोर्स है। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया आपके पास, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। लेकिन तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्शन निकालना, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसके, लेकिन बाद में करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे किसकी, दैट इज अ बॉयड-सैवरेट्स लॉ की बात करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो अगला कंसेप्ट हमारे पास है किसका, बॉयड-सैवरेट्स लॉ का। सो बात करते हैं हम लोग किसकी, यहां पर बॉयड-सैवरेट्स लॉ। ये वैसा ही है जैसे आप लोगों ने गॉस थ्योरम की थी और उसकी एप्लीकेशंस की थी, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये यहां पर आता है, कौन सा, बॉयड-सैवरेट्स लॉ। Boyd-Savarit's law. This is
an experimental law which is used to find out the magnetic field induction at a point due to small current element. स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जो किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को निकालने के काम में लॉ यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वायट-सेवरेट्स लॉ। ठीक है, ये हमारे पास इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लॉ है आपके पास। इसका मतलब इसका कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं है, मैथमेटिकल प्रूफ इसका नहीं है। ठीक है, सो इट इज द एक्सपेरिमेंटल लॉ used to find magnetic field induction at a point due to small current element, कोई भी कंडक्टर उसकी छोटी सी लेंथ ले ली हम लोगों ने तो उसको बोल दिया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइडियल एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड अलोंग द टेंजेंट टू द कंडक्टर एट अ पॉइंट। तो मान लो हम लोगों ने क्या किया, ये कोई एक कंडक्टर ले लिया XY, इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा ए बी, मान लो इसमें कंडक्टर में करंट I फ्लो कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी एक एलिमेंट ले लिया ऑफ लेंथ DL। तो एलिमेंट आपके पास IDL हो गया, इसी डायरेक्शन में आ गया ये। हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर P हैविंग पोजीशन वेक्टर R। ठीक है, the R makes angle theta with the direction of the current element. The magnitude of the magnetic field at point P is, अगर देखें हम लोग यहां पर magnitude of magnetic field induction dB at P due to current element, कौन सा IDL, ये करंट I और ये एलिमेंट DL इज पहली बात dB that is directly proportional to magnitude of the current, कितना करंट है हमारे पास। दूसरा, this is directly proportional to the length of the element। तीसरा हमारे पास is directly proportional to sin of theta, sin of the angle between R and IDL। and fourth one, this dB that is inversely proportional to the square of the distance of the point from the element, this one ये position। अगर इनको मिलाएं हम लोग तो हमारे पास आ जाता है that dB varies directly as IDL sin of theta upon R square। अब मैं यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा तो मेरे पास आ गया यहां पर कांस्टेंट K, IDL sin of theta upon R square। K is a constant of proportionality, its value that depend on the medium, nature of the medium in which this conductor that is placed, और ये पॉइंट आप लोगों के पास आ गया, and the system of the unit chooser। for free space अगर मैं बात करूं, for free space in CGS system, this K is equal to 1। K क्या होता है, 1 के बराबर। and in SI सिस्टम, क्योंकि हम लोग SI में ही डील करते हैं बेटा, SI में आपके पास K दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
यहां पर म्यू नॉट आपके पास क्या गया, म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या गया, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वैल्यू की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो हमारे पास ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये के की जो वैल्यू आपके पास आती है उसकी बात करें, दैट इज इक्वल टू, पहले म्यू नॉट की ही बात कर लेते हैं, इसकी म्यू नॉट दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर और 10⁻⁷ वेबर पर मीटर पर एम्पियर के बराबर। तो हमारे पास डीबी किसके बराबर हो गया, एसआई सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो डीबी की बात करें अगर हम लोग, तो डीबी बेटा यहां पर के की जगह क्या रख देना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रख देंगे हम लोग। सो दिस डीबी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो इन वेक्टर फॉर्म दिस डी बी दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल। अब ये आपके पास थीटा इज द एंगल बिटवीन आईडीएल एंड आर, डीएल एंड आर, तो मैं यहां पर आर लिख लेता हूं एक, तो आर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने आर क्यूब लिख दिया, आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारे पास हो गई वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहां पर आर नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ डी बी दैट इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। सो by the cross product of IDL and R, which is perpendicular to both IDL and R or perpendicular to the plane containing IDL and R। तो यहां पर अगर मैं ये डायरेक्शन निकालूं तो IDL इस साइड को है, R इस साइड को है, तो थंब पॉइंट कर रहा है इनटू द पेज, तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी कहां पर, इनटू द पेज। क्रॉस से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इनटू द पेज। जब भी हम लोग डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो किससे करते हैं, क्रॉस से करते हैं, एरो का क्रॉस ही दिखाई देगा। और अगर जब बाहर की तरफ हो, अगर मैं इस साइड को पॉइंट ले लूं तो आउट ऑफ द पेज आएगी आपके पास, तो किससे करते हैं, डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहां पर निकालना चाहूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, तो वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगी उसको मैं क्या कर दूं, इंटीग्रेट कर दूं। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P is given by this B is equal to, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हो इसको एडिशन के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, या फिर हम लोग मैग्नीट्यूड में देखें तो किसके बराबर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग ये निकालें। अब
अगर मान लो ये पॉइंट कंडक्टर के ऊपर लाई करता है, एक्सिस के ऊपर, अगर कंडक्टर की कोई विड्थ है, कंडक्टर आपके पास आ जाता है, उसकी एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और अगर वायर है, कोई थिन वायर है, उस वायर के ऊपर ही आ जाता है, तो क्या होगा आपके पास? व्हेन P lies on the axis of conductor or on the wire, current carrying wire, in that case theta either 0 degree or theta is equal to 180 degree. तो dB देख लेते हैं हम लोग. सो dB आपके पास क्या जाएगा? dB दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. साइन 0 दैट इज इक्वल टू 0, मतलब साइन 0 और 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0. So it means that the magnetic field induction at a point on the axis of a conductor which have some thickness or on the wire of negligible thickness is always 0. मतलब पॉइंट अगर इसके ऊपर ही आ गया तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो जाएगी आपके पास? दैट इज इक्वल टू 0. तो कहां पर आएगी आपके पास? इसके चारों तरफ ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है वो आएगी. अब इसके बाद बेटा हम लोग करेंगे क्या? इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. लेकिन आप लोगों ने सिंपली अगर आप लोगों से पूछा जाए कि दैट स्टेट बॉयड-सेवरेट्स लॉ, तो आप लोगों ने क्या बोलना है? बॉयड-सेवरेट्स लॉ is the experimental law which is used to find the magnetic field induction at a point due to small current element, and the magnetic field induction due to the small current element at a point is given by dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, और dB that is equal to mu naught upon 4 pi I dl cross r upon r cube. बस ये स्टेटमेंट हो गई. ये लिखना जरूरी है आपके पास. दिस वन रिलेशन मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज अ कंपल्सरी टू राइट. ठीक है, तो आज के लिए आपके पास इतना ही है. ठीक है, आगे हम लोग इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.